नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि मैं अभी 4th फेज का ट्रेनिंग जो है यहाँ बीपाड में कंप्लीट हो रहा है और 68वीं बैच का जो है वो मार्च तक 12 मार्च तक उसका ट्रेनिंग चल रहा है। तो मेरे पास बहुत कम समय बचता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच लाऊँ जिससे आप लोगों को कुछ सहूलियत हो, खास करके 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए। इसी कड़ी में शॉर्ट नोट्स की श्रृंखला में मैंने किस प्रकार से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या पीसीएस यूपीपीसीएस हो, किसी परीक्षा में जलवायु परिवर्तन का टॉपिक जो होता है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो प्रायः प्रश्न के रूप में आपको किसी न किसी रूप में दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि GS1 में आपको करेंट से रिलेट कर दिया जाए, या GS2 में साइंस टेक वाले पोर्शन में आ जाए, या फिर ऐसे में आप पॉइंट इसका लिख सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन आप जानते हैं, एक लंबे समय के बाद जो भी हमारे मौसमों में निरंतर परिवर्तन होते जाता है, वो स्वाभाविक जलवायु परिवर्तन है। लेकिन मानवीय हस्तक्षेप के कारण इसमें जो विपरीत परिवर्तन होता है, वो जलवायु परिवर्तन का अर्थ अभी वर्तमान समय में निकल कर आया है। तो देखेंगे प्राकृतिक कारण क्या है इसका, जैसे नोट्स हम कैसे बनाते हैं कोई भी चीज़ को टू द पॉइंट। प्राकृतिक इसका क्या कारण है, प्राकृतिक रूप से भी जलवायु परिवर्तन होते हैं, ठीक है, बिना मानवीय हस्तक्षेप के। तो वो एक लंबी और सतत प्रक्रिया है, जो भी अपने पर्यावरणीय जो पहलू है उसको ध्यान में रख के वो अपने आप में वो समाहित हो जाते हैं। उसके लिए कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं होता था। लेकिन मानवीय हस्तक्षेप के बाद जो है ये इसकी प्रक्रिया बढ़ गई, जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज है, जिसके कारण बहुत सारी समस्या आगे आप पॉइंट देखेंगे, ठीक है। प्राकृतिक कारण में देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है आप पढ़े होंगे, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया था वेगनर का, तो वो एक प्रमुख कारण प्राकृतिक कारण माना जाता है। उल्कापिंड और धूमकेतु जो है उसका लगातार अंतरिक्ष में टूटना गिरना, ये सब जो है जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण होता है प्राकृतिक रूप से। ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है एक प्राकृतिक कारण जो है जलवायु परिवर्तन का। महासागरीय धारा का जो संचरण होता है वो भी सतत रूप से लंबे समय के अंतराल पर आपको क्लाइमेट चेंज के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, ना के बराबर है, ये प्राकृतिक रूप से होता है। तो इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ आता है मानव जनित जलवायु परिवर्तन, जो कि मुख्य रूप से अभी चर्चा में है और यही हम लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। मानव जनित कारण जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, ठीक है। कहाँ कहाँ से होता है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन? औद्योगिक रूप से, परिवहन में, घरेलू अपशिष्ट में, जीवाश्म ईंधन से, CO2, CH4, N2O और O3 यानी ओजोन तो जैसे जो ग्लोबल वार्मिंग गैस से होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज होती है, वो निकलती है। वन का विनाश हो रहा है, लगातार वन की कटाई हो रही है, वनाग्नि हो रही है, कटाई हो रही है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एरोसोल्स जो होते हैं, कण होते हैं, पार्टिकुलर मैटर PM, उसका बढ़ना लगातार। भूमि उपयोग का जो पैटर्न है वो बदल रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। धान की खेती अधिकतर हो रही है जिससे मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है। कृषि में उर्वरक की मात्रा का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। वन भूमि में कृषि भूमि का विस्तार हो रहा है, ठीक है। ये सब जलवायु परिवर्तन का कारण है भूमि उपयोग परिवर्तन में, ठीक है। भूमि में जो दबे हुए कार्बन का एक सिंक है उसका लगातार निष्कासन हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए इसका डिटेल हम बताने लगे तो लंबा वीडियो चला जाएगा, आप लोग को टू द पॉइंट जानना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है इसके बारे में जाना तो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रभाव क्या हो रहा है? लगातार आप देख रहे होंगे चक्रवात की घटना होती है, मानसून देरी से आना या अत्यधिक वर्षा होना, दोनों इसका कारण है। जैव विविधता में जो है बायोडाइवर्सिटी बहुत ही कम रह गया है। हिम ग्लेशियर जो है वो घट रहे हैं और समुद्री तल का जो है वो प्रभाव बढ़ रहा है आगे। धरातल का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वेक्टर जनित रोग जो इसको बोलते हैं, मच्छर से जो बीमारियाँ होती है वो बढ़ रही है। समुद्र में बोला जैसे मैंने ग्लेशियर के कारण जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे आइलैंड कंट्री के लिए खतरा है, ठीक है। समुद्र का जो है अम्लीकरण हो रहा है, एसिड बढ़ रहा है उसमें, ठीक है। प्राकृतिक आपदा जो है वो बारम्बार आ रहा है। कभी कोई जो आप देखे होंगे कहीं पे ग्लेशियर का फटना या फिर
आप बहुत ज़ोर से पता चला कहीं बारिश लगातार, जिसको बादल फटने की घटना बोलते हैं। ये जलवायु परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारण बिहार में देखा जाए तो लगभग एक साल में 300 व्यक्तियों की जान गई है, वो आपको वज्रपात से। तो एक शोध में पाया गया है कि लाइटनिंग की घटना पे भी जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। प्रवास हो रहा है, अगर आप इन सोशियो इकोनॉमिक में जाइएगा, जलवायु परिवर्तन के कारण जा रहा है व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह पे। आज आप देखिए दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा ही लो स्तर पे अपने आप है। तो ये सब इसका प्रभाव है। सिंपल सा नोट्स रखना है आपको, कुछ नहीं, जो आपको फटाफट दिमाग आए एग्जाम में, आप पॉइंट आपको याद रहेगा तो आप आंसर लिख सकते हैं, चाहे कोई भी फॉर्मेट में। आपको छोटा आंसर लिखना है या बड़ा आंसर लिखना है, आप लिख सकते हैं। इसका उपाय क्या होना चाहिए? अनुकूलन, एडेप्टेशन क्या है? आपदा के पूर्वानुमान की प्रणाली का विकास होना चाहिए, ठीक है। बाढ़ और सूखा से अनुकूलित फसल लाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। जैविक कृषि को अपनाने की बात की जा रही है, ठीक है। आपदा प्रबंधन तंत्र जो उसको मजबूत किया जाना चाहिए, ठीक है। ये अनुकूलन एडेप्टेशन है। मिटिगेशन पे बात करते हैं, यानी शमन पे बात करते हैं, जो उसको कैसे दबाया जा सकता है। तो वन रोपण पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकी जी, ठीक है, जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने की बात की, जैसे सोलर एनर्जी हो गया या ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। वो सब आपको हम बाद में बता सकते हैं, बताएंगे, लेकिन अभी आप 17वीं बीपीएससी मेंस के लिए जान लीजिए, बस याद कर लीजिए। ग्रीन बिल्डिंग जहाँ से मैंने बताया। नवीकरणीय ऊर्जा का विकास करना है, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ऐसे। हरित राजमार्ग, आप जिसे कंसेप्ट पढ़े होंगे आप लोग वन लाइनर में। हरित राजमार्ग मतलब होता है कि जो राजमार्ग होते हैं उसके दोनों तरफ छोटे छोटे पौधे लगाए जाना, ठीक है। ऊर्जा दक्ष, एनर्जी एफिशिएंसी वाला जो उपकरण है उसका उपयोग होना चाहिए। एलईडी बल्ब हो गया, या जो कम से कम ऊर्जा का उपभोग, एनर्जी कंजप्शन करता है, उसका आना। बैटरी चलित वाहन जो धुआं नहीं देता है, ठीक है, ई व्हीकल जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका प्रयोग बढ़ाना चाहिए समन के लिए। नेट जीरो की ओर हम लोग को अग्रसरित होना चाहिए। नेट जीरो मतलब कार्बन इमिशन को अपने जो लक्ष्य है उसके ऊपर लाना है, ठीक है, वहाँ तक पहुँचना है। वैश्विक प्रयास इसके लिए क्या हो रहा है अब हम देखेंगे। ये तो ठीक है, एडेप्टेशन जो है वो कैसे मिटिगेशन हुआ। वैश्विक प्रयास क्या है? तो आईपीसीसी, मैंने सिंगल पॉइंट लिखा आईपीसीसी। आप फिर बोलिएगा जो नए नए पढ़ रहे हैं आईपीसीसी क्या होता है, तो आप जब क्लाइमेट चेंज पढ़िएगा तो इस पर आपको आईपीसीसी के बारे में जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। तो अब चुपचाप अभी आपको याद रखना है आईपीसीसी। नोट्स अगर बना रहे तब, नहीं अगर नोट्स नहीं बना रहे आपको पढ़ना है तो आईपीसीसी के बारे में जाके पढ़ सकते हैं। हर साल इसका कॉन्फ्रेंस होता है क्लाइमेट चेंज पर, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये भी वैश्विक प्रयास का एक माना जाएगा हिस्सा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNFCCC जो बोलते हैं, हमेशा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक होती है, वो भी जलवायु परिवर्तन पर होती है। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, कार्बन ट्रेडिंग हो गया बाजार, पेरिस समझौता हो गया, ये सारी बातें जो है आप वैश्विक प्रयास में लिख सकते हैं। फिर आती है जलवायु वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में। अब ये क्या वाला है भाई? तो क्लाइमेट फाइनेंस इतना जान लीजिए कि अगर कोई अमीर देश जो है वो तो औद्योगिकीकरण के कारण वो विकसित हो गया, अपना जलवायु परिवर्तन का उस पर अब उनका प्रभाव से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जो अभी लगातार विकासशील देश है उनको विकास करने के लिए तो पर्यावरण की हानि हो रही है, उनको पर्यावरण का ह्रास कर रहे हैं वो। तो विकसित देश क्या करता है कि उस पर बोलता है कि नहीं आप कम करिए मिशन, लेकिन क्या उल्टा करना चाहिए? अगर आप पहले विकास कर लिए हैं तो आपको विकास करने के लिए दूसरे जो बाकी औद्योगिक देश है, जो अभी विकसित देश नहीं बने, विकासशील हैं, उनको आप ऐसा प्रौद्योगिकी दें या ऐसा सपोर्ट फाइनेंशियल दें जिससे ऊर्जा दक्ष जो है वो प्रौद्योगिकी अपना सके, पर्यावरण फ्रेंडली अपना सके। इसी के लिए क्लाइमेट फंड, ग्लोबल क्लाइमेट फंड की बात करते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे प्री में। तो ये सब आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल हो गया, ग्रीन क्लाइमेट फंड, GCF का मतलब होता है, उसकी बात की गई है। एडेप्टेशन जो है कोष, अनुकूलन कोष है, उसकी बात मैंने की है, ठीक है। चुनौती की है, आप ये सब तो आप जाने। चुनौती क्या है? विकासशील देश को तत्काल सहायता की आवश्यकता है, ठीक है, ये तत्काल आवश्यकता की आवश्यकता है। नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति एक बहुत बड़ी चुनौती है, पेरिस एग्रीमेंट आप पढ़िएगा तो बताएगा। जलवायु वित्त की परिभाषा जो है उसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है। अब फिर आप इसके डिटेल में जाएंगे तो ये थोड़ा सा लंबा खींचा जाएगा वीडियो। आप लोग के लिए मैं बहुत कम समय में कैसे नोट्स बनाना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि आप नोट्स बनाना सीख लीजिए कि किस तरह से नोट्स बनता है 1-2 पेज के अंदर।
अगर मैं सारे टॉपिक का नोट्स आपको बनाया दूँ तो रखा रह जाएगा PDF, आप लोग कुछ नहीं पढ़िएगा। लेकिन मैं अगर आपको बनाना ही सिखा दूँ तो आप अपने हर टॉपिक पे आप नोट्स बना सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप सीख लीजिए कैसे बनाया जाता है, ठीक है। पेरिस समझौता का अनुपालन करवाना और NDC, ठीक है, NDC का अनुपालन करना, ठीक है, NDC का अनुपालन करना। तो इसके डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। NDC क्या है, ये सब बात अगर हम जाएंगे तो लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। अब क्या, जलवायु परिवर्तन के लिए भारत का क्या प्रयास, ढेर सारा इसमें पॉइंट है, ठीक है। आप नया पॉइंट जो बजट में आया होगा वो भी आप देख सकते हैं। जिस समय में हम तैयारी करते थे उसमें फेम इंडिया पहला आया था। पंचामृत बहुत ही फेमस था उस समय में। जलवायु परिवर्तन पर एडेप्टेशन कोष की स्थापना भारत सरकार ने की। 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की बात लक्ष्य रखा था भारत सरकार ने। 8 राष्ट्रीय मिशन जो है उसको अच्छा से पढ़ लेना है आपको, ठीक है। वो उसको भारत सरकार ने लॉन्च किया। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लाई भारत सरकार ने। स्मार्ट सिटी, नई मेट्रो नीति, लाइफ मूवमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट आप लोग पढ़े होंगे वो। CDRI पहल हो गया। ब्लैक कार्बन से निपटान हेतु प्रोजेक्ट सूर्य उस टाइम बहुत चर्चा में था, ठीक है। प्रोजेक्ट सूर्य जैसे इस बार भी चर्चा में बजट में है, एक सोलर लाइट के लिए कोई योजना है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसको आप देख लेना है आप लोग को। गोवर्धन परियोजना था। मिष्टी परियोजना था जो जो आपको आर्द्रभूमि संरक्षण संबंधित है। पंचामृत आप देख लेंगे, वो हमेशा कहीं भी आंसर में आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब फैक्ट भी आपका मिल जाएगा। 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा 500 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य। 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर रहना पड़ेगा। 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम करने का लक्ष्य रखा है। कार्बन तीव्रता इंटेंसिटी 45% कम करेगा। 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य भारत का है। ये सब आपको याद होना चाहिए। अब बताइए, देखिए यहाँ पे क्या होता है, भारत का पता के लोग आंसर कंक्लूड कर देता है। यहीं पे 1-2 नंबर का आपको एज लेना है। कैसे लेना है, तो अब बिहार सरकार की जो पहले अगर बता दिए क्या दिक्कत हो जाएगा। पूरा 2-4 पॉइंट लगा देना है कि भारत सरकार के साथ ये प्रयास, और बाद में बिहार सरकार भी ये प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर योजना, जिसका हमने जिला में देखा कि अभी जो ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर उसको मॉनिटरिंग के लिए दिया गया है कि रात में जाकर आपको देखना है धरातली रूप से क्रियान्वयन इसका किया जा रहा है, ठीक है। वाहन स्क्रैप नीति लाया, जो 15 या 20 साल के जो वाहन पुराने उसको स्क्रैप करने की नीति लाई गई। ब्रेडा जो है बिहार जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो ऊपर बिजली नीचे मछली, जैसे आपको देखे होंगे, पता होगा आप लोगों को। BPSC में प्रश्न भी पूछा था, जो दरभंगा में बना था पहला कादरियाबाद मोहल्ला में, ये इसी कंसेप्ट पे है। जल जीवन हरियाली बिहार का ड्रीम प्रोजेक्ट, ठीक है। ये जलवायु परिवर्तन का सबसे अच्छा योजना है। क्या इसके बिना जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बिहार सरकार के बारे में बात कर सकते, नहीं कर सकते। जल जीवन हरियाली को आपको देखना है। 12 जिला में जैविक खेती, 10 जिला में जलवायु अनुकूल कृषि, ये सब जो कोर चीज़ है आपको देखना होगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें और बाकी बहुत सारे मैंने एस्पेक्ट इसमें कवर किया। COP28 हो गया, जो आप जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देखेंगे, वन की निगरानी, आपदा पूर्वानुमान, आंकड़ा प्राप्त करने में, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं। नीम कोटेड यूरिया से आप सतत कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं। जीरो टेलेज जुताई जो हो गया, शून्य जुताई, कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकी जो होता है, एक जगह से कार्बन रिस्टोर करके उसको भूमिगत करने का प्रौद्योगिकी है। डिजिटल प्रौद्योगिकी, मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसके माध्यम से आप जलवायु परिवर्तन को निपटने में मदद हो सकता है। जैव प्रौद्योगिकी में देखेंगे, जैविक कृषि हो गया, वन रोपण हो गया, जलवायु अनुकूल फसल विकास हो गया, बैटरी चलित वाहन हो गया, CNG LNG इत्यादि। COP28 जैसे हमेशा कोप होता है, कोप का बैठक होता है कॉन्फ्रेंस में पार्टीज का, तो COP28 मुझ समय में आया था, दुबई में हुआ था। क्या क्या उसमें निर्णय लेगा मैंने लिखा। अब जो लेटेस्ट आएगा उसको आपको लोग को लिखना है। तो इस तरह से आप देखते हैं मेक इन इंडिया का, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारा पॉइंट आपको मिल जाएगा। तुरंत मतलब हम क्या बताएं आपको कि टू द पॉइंट आपको आंसर बनाना है। अब उसको याद रहेगा आपको। इसका मैं जो PDF है ऑलरेडी शेयर कर दिया हूँ। फिर भी बहुत लोग बोलते हैं कि सर साइंस टेक का क्या करें। अरे कुछ नहीं करना, आपको टू द पॉइंट आपको लिखना है। आपको पता करना सर जलवायु परिवर्तन क्या है, 2 या 3 लाइन का वो सिंपल सा आपको अपनी भाषा में उसको उत्तर लिखना है। उसका क्या प्रभाव है, उसका क्या चुनौती है,
भारत सरकार क्या कर रही है, विश्व क्या कर रहा है, बिहार सरकार क्या कर रही है, आगे क्या होगा, बस इसको लिखना है। पेरिस एग्रीमेंट हो गया, जो भी टर्म है उसको टर्मिनोलॉजी याद करिएगा। अभी जो कार्बन इमिशन है कितना है, भारत कितने % अपनी एनर्जी कंजप्शन पे किस किस सोर्स पे रिलाई करता है, ये सब बस इसे ही इसी प्रकार से आप सारे टॉपिक नोट्स बना सकते हैं बाय फॉरगेट करके सीधा सीधा। ठीक है, अभी बाकी समय तो मिलता नहीं क्योंकि मुझे सुबह उठना पड़ता है, तो मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ बार बार आप लोगों के बीच आने का। ठीक है, इसी तरह से आपका सारा आंसर बनेगा। और आगे और 2-4 और टॉपिक है, मैं कोशिश करूँगा कि उसको शेयर करूँ आप लोगों के बीच। और कैसे आंसर बना, देखिए हम आपको PDF दे देंगे नोट्स का, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप नोट्स लेके रख दीजिएगा, हमको पता है हम भी ऐसे ही करते थे, कोई PDF मिला रख दिए, वो कलेक्टर बन जाएंगे हम लोग, जिसको कलेक्टर बोलते हैं ना, कलेक्ट कर रहा है वो कलेक्टर नहीं, जिलाधिकारी नहीं आप बनिएगा, समाहर्ता नहीं, कलेक्टर मतलब PDF कलेक्टर आप बन कर रह जाइएगा, आप इसको देखिएगा नहीं। लेकिन अगर आपको नोट्स बनाना सिखा दिए किस तरह से नोट्स बनाया जाता है, तो आप बिना किसी पे या मेरे पे निर्भर हुए अपने आप विवेकशीलता से अच्छे नोट्स बना सकते हैं, और किसी पे रिलाई ना करके अपने सोच पे रिलाई करके आप जो अपनी परीक्षा निकाल सकते हैं। गूगल का सहारा लीजिए, पत्रिका का सहारा लीजिए, टॉपर्स का कॉपी देखिए, जहाँ अच्छा पॉइंट मिला आप उसको चेप लेना अपने नोट्स में। ठीक है, और अपने आप को कभी भी विद्वान नहीं समझना, जिससे सीखने को मिले सीखना है। ठीक है, और कम समय में अच्छी तैयारी कैसे हो इस पे ध्यान देना। ठीक है, विद्वान बनने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्या पता चला हम साइंस टेक के लिए बहुत सारा मोटा सा टाटा मैग्रे हिल का किताब ले आए, अब भर दिन उसी को पढ़े जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में घुसे तो उसी के बारे में पढ़े जा रहे हैं, क्या फ्यूचर है, क्या है अभी, क्या है बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये वो नहीं पढ़ना है भाई। क्या पूछ रहा है वो देखिए। ठीक है, तो मैं आप लोग को भागने नहीं दूंगा, बाहर आपको सिलेबस के बाहर जाना ही नहीं है। और क्या ट्रेंड रहा है वो देखिए, उससे पढ़िए और परीक्षा निकालिए शांति से। आप लोगों को पढ़ना है और बनना है, आप एग्ज़ाम निकालने के लिए आए, ना कि विद्वता हासिल करने के लिए। एक से एक PhD करके विद्वता हासिल करने वाले व्यक्ति बैठे हुए, उसके जैसे नहीं बनना आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कभी कोई दिक्कत हो तो आप लोग टेलीग्राम पे मेरा चैट ऑप्शन जो है ऑन है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अब जब भी मैं समय निकालने का कोशिश करता हूँ और निकालता हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ बनाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका सजेशन को ध्यान में रख के आगे भी काम करूँगा। और कमेंट सेक्शन जो यूट्यूब पे है वो भी ओपन है आप लोगों के लिए। अगर बुरा भी लगे कुछ भी तो उसमें भी लिख देना है कि सर ऐसे नहीं ऐसे करिए, अच्छा लगे तो उसको आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा चैनल को बढ़ावा दीजिए, ऐसा कुछ मैं नहीं बोलूँगा। आपको अगर जेन्यून लगे, सही लगे, किसी बता रहा है भैया या सर जो भी आप समझिए, तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच। और दूसरों को मदद करिए आप। ठीक है, मन में कभी भी जेलसी का भावना ना रखना है कि इसका हो जाएगा उसका हो जाएगा, कभी भी दोस्तों के साथ हमेशा मदद करिए। मैंने यही सीखा है कि जितना आप दोस्त का या किसी का भी मदद करिएगा, ऊपर वाला आपका हमेशा मदद करेगा और आप ज़रूर सफल होइएगा। मन जो है निश्चल निष्पाप रखिए एकदम, देखिए आपका ऊपर वाला सहायता करेगा और कहीं ना कहीं आप देखिएगा उसका प्रतिफल ज़रूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।